एक बार की बात है, युद्धरत राज्य काल के दौरान फेंग नाम का एक व्यक्ति था, जो क्यूई साम्राज्य में रहता था। वह गरीब था और उसके पास कोई व्यवहार्य संभावना नहीं थी, इसलिए वह अमीर ड्यूक लॉर्ड मेन के महल में गया। उसका एक दोस्त वहां काम करता था, इसलिए वह उस कनेक्शन का इस्तेमाल अपने लिए रोजगार खोजने की उम्मीद कर रहा था। उसके दोस्त ने उसका उल्लेख ड्यूक से किया और ड्यूक ने पूछा वह किसमें अच्छा है। फेंग के दोस्त ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वह किसी भी चीज में विशेष रूप से अच्छा नहीं है। ड्यूक अभी भी उसे काम पर रखने का एक कारण खोजना चाहता था। क्या उसके पास कोई कौशल है? फिर से उसका दोस्त स्पष्टवादी था, कोई विशेष कौशल भी नहीं। ड्यूक ने क्रूर ईमानदारी को ताजा पाया। वे हंसे, बहुत अच्छा। उसे सोने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ दो। इस प्रकार फेंग ड्यूक के में से एक बन गया। कई हजार पुरुष जो स्पष्ट रूप से परिभाषित कर्तव्यों के बिना ड्यूक की सेवा करते हैं। उसके साथियों ने यह देखते हुए कि ड्यूक ने उसे उच्च सम्मान में नहीं रखा, उसे नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी। हालांकि ड्यूक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्हें अच्छा भोजन, ड्यूक के रथों में से एक का उपयोग करने का अधिकार और हर महीने अपनी बुजुर्ग माँ का समर्थन करने के लिए छोटा भत्ता मिला। एक दिन ड्यूक ने सभी को देखने के लिए एक साइन पोस्ट किया। एक स्वयंसेवक के लिए कहा। ड्यूक के क्षेत्र में एक सुदूर क्षेत्र था जिसे जू कहा जाता था। जू के लोग सालों पहले से ड्यूक के कर्ज में थे। ड्यूक चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संख्याओं का सही हिसाब रख सके और वहां जाकर कर्ज जमा कर सके। फेंग ने आगे कदम बढ़ाया और स्वेच्छा से काम किया। ड्यूक ने अपने सामान्य विनम्र तरीके से फेंग से कहा, मैं राज्य के थकाऊ और भ्रमित करने वाले मामलों में इतना व्यस्त रहा हूँ कि मेरे पास इस पर काम करने का समय नहीं है। क्या आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में जू क्षेत्र की यात्रा करना चाहेंगे और मेरी ओर से ऋण भुगतान एकत्र करेंगे? फेंग ने औपचारिक रूप से कार्य स्वीकार कर लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसे अपने साथ ऋण दस्तावेज और कुछ गार्ड भी ले जाने की जरूरत थी। जब उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो उन्होंने ड्यूक को वापस सूचना दी। आपका अनुग्रह, उन्होंने झुककर कहा, जब मैं आपकी ओर से धन एकत्र कर लूंगा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं खरीदूं और आपके लिए वापस लाऊं? ड्यूक को कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, महल के चारों ओर एक नजर डालें। जो कुछ भी आप देखते हैं, मुझे चाहिए लेकिन नहीं है, वही आपको मेरे लिए मिलना चाहिए। एक लंबी यात्रा के बाद फेंग जू क्षेत्र में आया। उन्होंने एक एक करके ऋण दस्तावेजों को देखने के लिए ग्रामीणों को घेर लिया था। ग्रामीण काफी गरीब थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि भुगतान लंबे समय से बकाया था, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फेंग बता सकता था कि यह उनके लिए मुश्किल था। उसने उनकी ओर देखा और चिंतित भाव देखे। उनमें से अधिकांश के पास बहुत कम था और कुछ के पास कुछ भी नहीं था। फेंग ने जो कुछ भी वह कर सकता था उसे एकत्र किया और बही के खिलाफ जांच की। फिर वह खड़ा हुआ और घोषणा की, ड्यूक के आदेश से मैं आपको ऋण भुगतान वापस करने के लिए अधिकृत हूँ, तुरंत प्रभावी। गांव वाले दंग रह गए क्योंकि फेंग ने उन्हें वह पैसा वापस दे दिया जो कुछ पल पहले ही चुकाया गया था। उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना था। तब वे और भी हैरान हुए। फेंग ने सभी ऋण दस्तावेजों को इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। यह ड्यूक से उन्हें ऋण वापस करने के लिए एक विस्तार देने से बेहतर था। जलते हुए ढेर का मतलब था कि ड्यूक वास्तव में ऋणों को लिख रहा था, इस प्रकार ऋणों को साफ कर रहा था। वे जोर जोर से तालियां बजाते थे। जैसे ही आग जल रही थी, उन्होंने कहा, ड्यूक लंबे समय तक जीवित रहें। ड्यूक लंबे समय तक जीवित रहें। फेंग महल में लौट आया और ड्यूक को सूचना दी। ड्यूक थोड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? क्या आप सभी ऋणों को एकत्र करने में सक्षम थे? आपकी कृपा से मैं आपके बकाया पैसे में से कुछ जमा करने में सक्षम था।
अच्छा, तुमने मेरे लिए क्या खरीदा? फेंग ने कहा, आपकी कृपा। आपने मुझे चारों ओर देखने और जो कुछ भी आपको चाहिए उसे खरीदने के लिए कहा, और मैंने किया। मैंने तेरा महल अनमोल खजानों से भरा हुआ, तेरे अस्तबल को बलवान घोड़ों से और तेरे हरम को सुंदर रखेलियों से भरा देखा। केवल एक चीज जिसकी आपको वास्तव में जरूरत थी, वह थी ये, इसलिए मैंने इसे आपके लिए खरीदा। ये को खरीदने से आपका क्या मतलब है? ड्यूक जानता था कि ये का मतलब धार्मिकता है, लेकिन वह यह नहीं देख सकता था कि ऐसी अमूर्त अवधारणा कैसे हो सकती है। किसी प्रकार के सामान की तरह खरीदा जा सकता है। फेंग ने समझाया, आपका अनुग्रह, आप छोटे जू क्षेत्र के स्वामी हैं। वहां के लोगों को अपने बच्चों के पिता के रूप में मानने के बजाय आप उनसे पैसे निकालना चाहते थे। मैंने देखा कि कैसे वे अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे थे, इसलिए मैंने झूठा दावा किया कि मैंने आपके आदेश के तहत उन्हें पैसे वापस करने के लिए काम किया, और इन दस्तावेजों को भी जला दिया। प्रत्युत्तर में उन्होंने जय जयकार की और तुम्हारा नाम लिया। इस तरह मैंने तुम्हारे लिए ये को खरीदा। ड्यूक यह सुनकर खुश नहीं था। हालांकि वह बहुत स्वस्थ था और उसे वास्तव में पैसे की जरूरत नहीं थी। वह कुछ पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने फेंग को लहराया। ठीक है, आइए हम इस मामले के बारे में और बात न करें। एक साल बाद ड्यूक को बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। क्यूई के शाही दरबार में हमेशा मौजूद सत्ता संघर्ष उसके खिलाफ बुरी तरह से चला गया, और किंग क्यूई ने संकेत दिया कि वह ड्यूक के लिए अपना समर्थन वापस ले लेगा। इसका मतलब था कि ड्यूक के दुश्मन अब उस पर निर्विरोध हमला करने के लिए स्वतंत्र थे। अचानक उसका पूरा परिवार अब खतरे में था। स्थिति को गंभीर जानते हुए फेंग ने एक बार फिर स्वयंसेवक के लिए कदम बढ़ाया। अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं होने के कारण ड्यूक ने उसे स्थिति को संभालने की अनुमति देकर बहुत खुश किया। फेंग ने विश्वसनीय रक्षकों के एक छोटे समूह को संगठित किया और उचित व्यवस्था की। गुप्त रूप से वह ड्यूक और उसके परिवार को महल से बाहर ले गया, और वे एक साथ सुदूर जू क्षेत्र की ओर गए। उन्होंने आगे एक स्काउट भेजा ताकि ग्रामीणों को पता चल सके कि वे आ रहे हैं। एक आश्चर्यजनक दृश्य ने ड्यूक का अभिवादन किया जब वे जू से कई मील दूर थे। उनके स्वागत के लिए गांव के सभी लोग बाहर आ गए। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने जू के लिए रास्ता तैयार किया और उन सभी ने ड्यूक के आगमन की जय जयकार की। जैसे ही वह स्वागत करने वाली भीड़ से गुजरा, ड्यूक को अचानक एहसास हुआ कि यह सुरक्षित स्वर्ग है। गांव वालों ने पहले से ही एक सुरक्षित जगह बना ली थी जहां वह और उसका परिवार रह सके। वह जानता था कि वे किसी को उसका ठिकाना नहीं बताकर उसकी रक्षा करेंगे, खासकर उसके दुश्मनों के जासूस। अंत में, जिसे वह निश्चित कयामत समझ रहा था, उसका सामना करने के दिनों के बाद, वह अब राहत की सांस ले सकता था। वह फेंग की ओर मुड़ा और कहा, सर, यह ही जिसने मेरे लिए खरीदा है। आज मैं इसे अपनी आंखों से देखता हूँ। आप जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में। ये की चीनी अवधारणा का अनुवाद धार्मिकता के रूप में किया गया है। हालांकि ये का अर्थ इससे कहीं अधिक है कि यह केवल धार्मिकता के बारे में नहीं है, यह सही काम करने के बारे में भी है, सही तरीके से और सही कारणों से। धन्यवाद।